हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 30। गुड्डू और गोलू दोनों ही फाइनल ईयर में फेल हो गए, लेकिन मार्च के महीने में रिजल्ट आना गुड्डू को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने डरते डरते कहा, पिताजी आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। अभी रिजल्ट आने में वक्त है। अभी तो मार्च चल रहा है और रिजल्ट तो अप्रैल में आएगा ना। पांडे जी ने कहा है तो का झूठ कहेंगे, मिश्रा जी ने कहा। ओ साला पांडे, गुड्डू ने जैसे ही कहा मिश्रा जी ने उसे आंखें दिखाई तो गुड्डू ने बात संभालते हुए कहा, हाँ हमारा मतलब आप उनकी बात काहे मान रहे हो। ठीक है, उनकी बात नहीं मान रहे, पर ई तुम्हारा दोस्त ई भी तो कह रहा है ना कि फेल होगा वा, मिश्रा जी ने कहा। अरे चचा, हम तो कंप्यूटर के इम्तिहान में फेल हो गए हैं, गोलू ने चप्पल मिश्रा जी की ओर बढ़ाकर कहा। तो मिश्रा जी ने चप्पल लेकर गोलू के पिछवाड़े पर जड़ते हुए कहा, तो पूरी बात काहे नहीं बताते हो बे, और इम्तिहान कोई भी हो तुम दोनों को फेल ही होना है। बेचारा गोलू बेचारगी से कभी गुड्डू की ओर देखता तो कभी मिश्रा जी की ओर। मिश्रा जी ने चप्पल फेंका और गुड्डू के पास आकर कहा, देखो बेटा, तुम्हारी शादी होने वाली है और हमें शादी से पहले अब कोई बवाल नहीं चाहिए, समझे। तुम्हारा रिजल्ट हो चाहे तुम्हारी रंगबाजी, सब क्लियर चाहिए। जी पिताजी, गुड्डू ने कहा तो मिश्रा जी वहां से चले गए। गोलू गुड्डू के पास आया और कहा, अरे यार, तुम्हारे बाप को दौरे पड़ते हैं क्या? साला जब देखो तब पेलने के लिए तैयार खड़े रहते, इतनी जोर से मारा हमारे पीछे। साले जबान संभाल के, पिताजी हूं हमारे, और तुमको क्या जरूरत थी फट्टे में टांग अड़ाने की। और सबसे पहले तो पांडे को देखते हैं, का उटपटांग बोल रहा है वो, गुड्डू ने गुस्से से कहा। और बाइक लेकर जैसे ही जाने लगा, गोलू ने कहा, रुको भैया, हम भी चलते हैं। दोनों वहां से निकले और पहुंचे पांडे जी की दुकान पर। पांडे जी उस वक्त अकेले ही थे। गुड्डू बाइक से उतरा और पांडे जी को कहा, काबे पांडे, साला हमारी जिंदगी में कम बवाल है जो तुम पिताजी के सामने कुछ भी अंडरस्टैंड बक दिए। अरे 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 गुड्डू भैया, काहे बिगड़ रहे हो यार, हम मतलब का किए, पांडे ने डरते हुए कहा। तुम का किए, हमारे पिताजी से झूठ काहे कहे कि हम फेल हो गए हैं, रिजल्ट तो अगले महीने आने वाला है। फिर तुमको का माता आई रही या सपना आए रहा कि हमारे फेल होने का, गुड्डू ने गुस्से से कहा। अरे हम काहे झूठ बोलेंगे, ये देखो व्हाट्सएप पर आया है फाइनल का रिजल्ट, पांडे ने अपना फोन दिखाते हुए कहा। गुड्डू ने फोन देखा, उसमें किसी अखबार का फोटो शेयर किया हुआ था। गुड्डू ने उसे जूम करके ध्यान से देखा और पांडे जी से कहा, अबे ये 2 साल पुराना फोटो है, तुम साला व्हाट्सएप ग्रुप के चक्कर में जिंदगी पान बनाए दिए हो, चूने पर चूना लगाए जा रहे हो। सॉरी भैया, हमको क्या पता कि पुराना फोटो है, पांडे ने गुड्डू की पकड़ में मिमियाते हुए कहा। तुम्हारे सॉरी के चक्कर में हम तो पहले जाते ना सुबह सुबह। देखो पांडे, पहले ही हमारी जिंदगी में इतनी परेशानी है, हम तुम और चरस ना पो हमारी, समझे, गुड्डू ने उसके कॉलर सही करते हुए कहा। पांडे ने हाँ में गर्दन हिला दी। गुड्डू से छोड़कर जाने लगा और बाइक की तरफ चला गया। गोलू को लगा उसे भी गुड्डू की तरह थोड़ी धमकी देनी चाहिए, इसलिए वह पांडे के पास आया और कहा, देखो पांडे, चूना ना पान में लगाया करो, लोगों की जिंदगी में नहीं। गोलू की बात सुनकर पांडे जी ने एक कंटाप रखा उसके कान पर और कहा, बेटा उसकी बात सुन लिए क्योंकि हमारी गलती थी, तुम्हारी नहीं सुनेंगे, इसलिए बकैती वहीं करो जहां चल सके, चलो निकलो। बेचारा गोलू गाल सहलाते हुए आकर गुड्डू के पीछे बैठ गया और कहा, लगता है आज का दिन ही खराब है, चलो भैया। गुड्डू बाइक लेकर आगे बढ़ गया। अभी कुछ ही दूर चले होंगे कि सामने से पिंकी आती दिखाई दी। उदास चेहरा, बुझी आंखें देखकर गुड्डू को अच्छा नहीं लगा। पिंकी की नजर अब गुड्डू पर पड़ी तो गुड्डू से देखते हुए बाइक से आगे बढ़ गया, पर अंदर ही अंदर उसका दिल किया कि एक बार रुककर पिंकी से पूछ ले कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। गुड्डू घर पहुंचा तो गोलू भी उसके साथ साथ अंदर चला आया। उन्हें देखते ही मिश्राइन ने कहा, गुड्डू आकर नाश्ता कर लो। गुड्डू के साथ साथ गोलू भी चला आया और दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे। वेदी की सहेली शालू घर आई थी वेदी के साथ बाजार जाने के लिए। गुड्डू और गोलू चुपचाप खा रहे थे।
मिश्रा जी के साथ कोई आदमी आया हुआ था जिससे वे शादी में घर की सजावट के बारे में बात कर रहे थे कि फूलों की लड़ियां कहाँ लगेगी, लाइट्स कितनी लगेगी, कौन सा कालीन कहाँ बिछेगा, ये सब। नमस्ते अंकल जी। शालू ने आकर मिश्रा जी से नमस्ते कहा। अरे नमस्ते बिटिया, कैसी हो? मिश्रा जी ने मुस्कुरा कर कहा। हम ठीक हैं अंकल, वेदी और हम बाजार जा रहे थे, इसलिए चले जाएं? शालू ने कहा। हाँ हाँ बिटिया जरूर। अच्छा बिटिया, कुर्तियां ली थी जो वो दुकान से, ठीक थी? मिश्रा जी ने सवाल किया तो शालू सोच में पड़ गई और कहा, कौन सी कुर्तियां अंकल जी? हम तो इतने दिनों में आपकी दुकान पर आए ही नहीं। अच्छा एक मिनट, कहकर मिश्रा जी ने गर्दन घुमाई और आवाज लगाई, गुड्डू, वेदी, यहां आओ जरा। मिश्रा जी ने कहा। अब क्या कर दिया हमने? गुड्डू बड़बड़ाया और नाश्ता छोड़कर मिश्रा जी के सामने आ खड़ा हुआ। वेदी भी चली आई और कहा, जी पिताजी। बिटिया, उस दिन तुम कह रही कि गुड्डू ने कपड़े शालू बिटिया को दिए हैं, पर शालू बिटिया तो कुछ और ही कह रही हैं। मिश्रा जी ने शांत स्वर में कहा तो वेदी और गुड्डू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों जानते थे कि उस दिन गुड्डू को मिश्रा जी की डांट से बचाने के लिए वेदी ने झूठ कहा था। शालू भी असमझ की स्थिति में वेदी और गुड्डू को देख रही थी। वेदी को चुप देखकर मिश्रा जी ने गुड्डू से कहा, हाँ बेटा, और कितने झूठ बोले हो हमसे? पिताजी, भैया ने कोई झूठ नहीं बोला, वो हमारे कहने पर ही दिए थे। वेदी ने कहा। तुम वो कितने खड्डों पर मिट्टी डालोगी वेदी, इनका रोज का हो चुका है ये सब। खैर छोड़ो, शालू बिटिया इंतजार कर रही है, तुम दोनों जाओ और हमारी स्कूटी ले जाओ, मिश्रा जी ने कहा और जाने गए। वेदी जाने लगी तो गुड्डू ने उसे रोकते हुए कहा, थैंक यू यार वेदी, बचा लिया तूने। वेदी ने गुड्डू के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्लीज भैया, अब और कोई कांड मत करना। गुड्डू ने सुना तो मुंह बनाकर चला गया। शालू घर के बाहर चली आई। वेदी ने स्कूटी स्टार्ट की और हेलमेट लगाया। शालू उसके पीछे आ बैठी और कहा, तुम्हारे पापा गुड्डू को इतना लताड़ते क्यों हैं? बहन, तुम्हें नहीं पता, गुड्डू भैया के चर्चे, वो कोई ना कोई गड़बड़ करते ही रहते हैं। छोड़ो, चलते हैं बाजार, वरना देर हो जाएगी। कहते हुए वेदी ने स्कूटी आगे बढ़ा दी। बनारस, उत्तर प्रदेश। विनोद जी सुबह के 5 बजे बनारस पहुंचे। शगुन और प्रीति को घर छोड़कर चाचा चाची के साथ अपने घर चले गए। नींद से ग्रस्त शगुन और प्रीति कमरे में चली आई और आते ही बिस्तर पर घिर गई। सुबह 9 बजे गुप्ता जी चाय लेकर उनके कमरे में आई और प्यार से शगुन के सर पर हाथ फेरते उठाया। शगुन उठकर बैठ गई और कहा, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, ये लो चाय पियो, गुप्ता जी ने कप शगुन की ओर बढ़ाते हुए कहा। अरे पापा, आपने तकलीफ क्यों की, मुझे उठा दिया होता। शगुन ने कहा, तुम लोग लंबे सफर के बाद सुबह आए थे, सोचा सोने दूं तुम्हें, चाय पी लो और फिर नहाकर नीचे आ जाना, पंडित जी आने वाले हैं। कहते हुए गुप्ता जी उठे और चले गए। प्रीति उठो, शगुन ने प्रीति का कंधा थपथपाते हुए कहा तो प्रीति ने तकिया मुंह पर डालते हुए कहा, सोने दो ना दी। शगुन ने चाय पी और उठकर अंगड़ाई लेते हुए खिड़की पर चली आई। सुबह सुबह 80 घाट का नजारा और भी खूबसूरत नजर आता है। शगुन कुछ देर वहीं खड़े खड़े उसकी खूबसूरती को निहारती रही और फिर अलमारी से कपड़े निकालकर नहाने चली गई। लाल रंग का चूड़ीदार सूट पहना, बाल गीले थे इसलिए उसमें क्लचर डालकर छोड़ दिया। माथे पर छोटी सी लाल बिंदी लगाई, आंखों में काजल डाला, कानों में छोटे छोटे बूंदे पहनकर शगुन ने खुद को आईने में देखा। रोजाना की भांति आज शगुन कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। शगुन ने दुपट्टा लगाया और नीचे चली आई। नीचे विनोद चाचा बैठकर गुप्ता जी को मिश्रा जी और उनके साथ बिताए वक्त के बारे में बता रहे थे। विनोद की बातों से गुप्ता जी को ये एहसास हो चुका था कि उन्होंने शगुन का रिश्ता एक अच्छे परिवार में किया है। विनोद उन्हें शगुन के लिए दिए गए गहने और कपड़े दिखाने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद शगुन आई। उसके हाथ में 2 प्लेट थी जिनमें गर्मा गर्म पोहा रखा हुआ था। शगुन ने एक प्लेट अपने पापा और दूसरी प्लेट विनोद की ओर बढ़ा दी। कुछ देर में चाय भी ले आई और वहीं बैठ गई। शगुन, मिश्रा जी ने बहुत खर्चा कर दिया बेटा, तुमने रोका नहीं इन सब के लिए।
गुप्ता जी ने कहा। मैंने कहा था पापा, लेकिन उन्होंने। शगुन ने कहा, भाई साहब वो कह रहे थे कि उनके यहाँ रिवाज है, शादी का जोड़ा और शादी के गहने लड़के वालों की ओर से ही आते हैं। विनोद ने कहा। हाँ विनोद, लेकिन इतना सब, और ये सब काफी महंगे भी दिख रहे हैं। गुप्ता जी ने कहा। अरे भाई साहब, उनका खुद का शोरूम है कानपुर में, वहीं से तो ये सब कपड़ों की खरीदारी हुई है। विनोद ने कहा। हाँ लेकिन उन्होंने इतना किया है तो हमें भी लड़के वालों को उस हिसाब से ही देना होगा। गुप्ता जी ने कहा। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा, नाश्ता कीजिए। विनोद ने चाय का कप उठाते हुए कहा। पापा, मिश्रा अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे भी ड्रेस दिलवाया है। प्रीति ने आते हुए कहा। अच्छे हैं मिश्रा जी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। पंडित जी आने वाले थे, मैं जरा उन्हें फोन कर लूं। गुप्ता जी ने कहा। हर हर महादेव पंडित जी। हर हर महादेव गुप्ता जी, पंडित जी ने दरवाजे से अंदर आते हुए कहा। ये लीजिए भाई साहब, पंडित जी को याद किया और वो आ गए। आइए आइए पंडित जी, बहुत लंबी उम्र है आपकी। शगुन, बेटा पंडित जी के लिए भी चाय नाश्ता ले आओ, विनोद ने कहा। जी चाचू, कहकर शगुन उठी और चली गई। कुछ देर बाद वह पंडित जी के लिए चाय नाश्ता ले आई। पंडित जी ने चाय नाश्ता किया और उसके बाद शादी गणेश पूजन से लेकर शादी तक के बीच में होने वाली सभी रस्मों के बारे में लिस्ट बनाकर उन्हें दे दी। शगुन के मन में तितलियां सी उड़ रही थी। प्रीति इशारों इशारों में से छेड़ रही थी। गुप्ता जी ने इशारा किया तो विनोद ने पंडित जी को दक्षिणा दी और पंडित जी वहां से चले गए। गुप्ता जी उठे और कहा, विनोद, शादी में अब 4 हफ्ते ही बचे हैं, हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। देखना शगुन की शादी में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। अरे हाँ भाई साहब, शगुन बिटिया सिर्फ आपकी बेटी थोड़ी है, वो हमारी भी बेटी है। उसकी शादी इतने धूमधाम से करेंगे कि पूरा बनारस देखेगा। चलिए पहले चलकर हलवाई और डेकोरेटर से मिल लेते हैं, विनोद ने कहा। तो गुप्ता जी उनके साथ बाहर निकल गए। शगुन सारा सामान उठाकर नीचे खाली पड़े रूम में जाने लगी। उसने सब सामान जमाया और हाथों को झाड़ते हुए जैसे ही बाहर आई, उसके कानों में गाने की आवाज पड़ी। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4, 400 बरस लगे, ये हफ्ते कैसे होंगे पार। शगुन ने नजर उठाकर देखा तो छत पर खड़ी प्रीति नजर आई। उसके हाथ में स्पीकर था और शगुन को चिढ़ाने के लिए ये गाना उसी ने चला रखा था। प्रीति की बच्ची, तुझे तो मैं बताती हूँ, रुको तुम, कहकर शगुन सीढ़ियों की ओर भागी। प्रीति ने स्पीकर रखा और शगुन के आगे पूरे घर में भागने लगी। भागते भागते उसने तार पर सूखे सारे कपड़े नीचे गिरा दिए। प्रीति आगे और शगुन पीछे, दोनों बहनें पूरे घर में दौड़ रही थी और भागते भागते प्रीति नीचे चली आई। शगुन भी नीचे आई। प्रीति दरवाजे से बाहर भाग गई। शगुन भी उसके पीछे आई। उसे ध्यान ही नहीं रहा और वह सामने से आते पारस से टकरा गई, जो कि उन्हीं के घर किसी काम से आया था। अरे अरे देखे, पारस ने कहा तो शगुन को एहसास हुआ कि प्रीति के साथ साथ वह भी बचकाना हरकत कर रही थी। सॉरी पारस, वो मैंने देखा नहीं था, कैसे आना हुआ? शगुन ने सांस लेते हुए कहा। तुम्हारी सैलरी और टीडीएस देने आया था। पारस ने लिफाफा शगुन की ओर बढ़ाते हुए कहा। ये तो मैं बाद में ले लेती, तुम खामखा परेशान हुए पारस, शगुन ने कहा। मुझे लगा तुम्हारी शादी है तो उसमें ये पैसे काम आएंगे, इसलिए देने चला आया, पारस ने कहा। थैंक यू, अंदर आओ, शगुन ने कहा। नहीं, मुझे देर हो रही है, निकलना है, मिलता हूं, कहकर पारस वहां से चला गया। शगुन भी लिफाफा लेकर अंदर आ गई। स्पीकर पर अभी भी गाना बज रहा था। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4, जिसे सुनकर शगुन मुस्कुरा उठी और यही लाइन सुनकर पारस के चेहरे पर उदासी छा गई। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 30। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे शगुन गुप्ता के साथ। मिलते हैं जल्द ही। हर हर महादेव।